अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन वालों, बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है? बस अब मेरा काम ख़त्म। जो कैमरा ऑन करेगा उसे एड्रेस कर देंगे, नहीं तो नमस्ते। बाकी बस मैं पूछ लूँगा कि समझ आया कि नहीं आया। कैश फ्लो हमारा शुरू हो चुका था। अब मैं कैश फ्लो की सेकंड शीट करा रहा हूँ। इसका मैंने पीडीएफ ऑलरेडी आपको सेंड कर दिया है। आइए, शीट नंबर हम 1 करने जा रहे हैं। 1 कहाँ चली गई? आइए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी विल बी कंसीडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो। जो कैश फ्लो फ्रॉम रॉयल्टी जो होता है वो आपकी क्या होती है? मेन एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल एक्टिविटी होती है किसी का। कैसे रॉयल्टी? जैसे मान लीजिए आप ऑथर हैं, तो ऑथर को रॉयल्टी मिलती है जो किताबें अभी दे देता हूँ। ये वाली शीट किसी को नहीं मिली तो देखो इसी में होगा। यार मैंने 2 बंडल दिए हैं यार। अरे 5 शीटें यार इसमें। रुक जाओ, मुझे ढूंढ लेना, मेरे को कराने दो मुझे। अब मैंने दो दो ऐसे बंडल दिए हैं आपको। चलिए फिलहाल फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आफ्टर द क्लास मेरे से ले लेना। तो कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, ये आपकी कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। राइट? धृति समझ में आ रहा है? युविका, अनन्या, जलान। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडिंग इन, अंडरलाइन द वर्ड। कैश के बारे में पूछ रहा है, कैश इक्विवेलेंट के बारे में नहीं पूछ रहा। कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड एंड डिपॉजिट विद बैंक, और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विच आर इजिली कन्वर्ट इनटू कैश विद द पीरियड ऑफ 90 डेज और लेस। और कैश इक्विवेलेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर था एग्जांपल ऑफ कैश इक्विवेलेंट। तो आप ये देखिए, वो पूछ रहा है कैश के बारे में, तो क्या होगा बेटा? कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। ये क्या होता है? मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश इक्विवेलेंट होता है। ट्रेड रिसीवल तो होता ही नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? 1 एंड 3। तो आप आंसर चेक करो, 1 एंड 3 कोई ऑप्शन है क्या? राइट? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? 1 एंड 3। और मैंने आपको ये बोला कि जब आप पेपर में सवाल करेंगे लिखे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे आप। आंसर 1 का क्या था मेरा? डी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 1 का पेपर में आप ऐसे लिखिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर क्या था मेरा? बी, 1 एंड 3। बी, 1 एंड 3। हाँ जी, धृति, आन्या, युविका, सुकृति, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल देखते हैं, एमसीक्यू। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ निशांत लिमिटेड 31 मार्च, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मेट तैयार करेंगे हम। आइए, अब हम फॉर्मेट बनाने के बाद हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। हम पहले नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके ऊपर हम स्टार लगा देंगे। राइट? अब आप ये देखिए, मैंने ये सवाल को रीड करा। यहाँ पर जो मैंने बताया ये नोट्स नंबर लिखे गए हैं, इसकी डिटेल नीचे दी गई होती है। राइट आन्या? और यहाँ पर ये देखिए नोट्स टू अकाउंट दे रखा है, और इसके नीचे मुझे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, और मुझे खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। तो समायरा मैं क्या करूँगा, मैं ये मशीनरी के ऊपर मैंने स्टार लगा दिया, और किस पे लगाऊंगा? अगर नोट्स टू अकाउंट दे रखे हैं वहाँ लगाऊंगा। मैंने नोट्स टू अकाउंट पे लगा दिया स्टार ऐसे। मैंने नोट्स टू अकाउंट पे ऐसे स्टार लगा दिया, और किस पे था? डिबेंचर के ऊपर था। ये देखो, डिबेंचर के ऊपर था, और डिबेंचर का तो इंटरेस्ट गिवन है, फिर भी मैं स्टार लगा दूंगा। ये स्टार लगा दिया। राइट? सभी ऑनलाइन वालों को ये समझ आ रहा है? अब मैं एक एक करके आपके साथ एक्टिविटी डिस्कस करूंगा,
और इसका आंसर निकाल लूंगा, क्योंकि कंप्लीट कैश फ्लो भी आ जाती है। सबसे पहले मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी कि जब भी आपका कैश फ्लो का सवाल आएगा आप एरो बनाएंगे प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर। तो मैंने ये एरो बना दिया प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर, क्योंकि मुझे ऐसे चलना है। अब पहली आइटम मैंने पढ़ी शेयर कैपिटल, 5.5 से 6 लाख हो गई। आपको पता है मुझे यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है, मुझे फाइनेंसिंग बनानी नहीं है। और चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विटी एंड शेयर कैपिटल द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट प्रांगना मुझे जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, ये जो 50,000 रुपये आए हैं ये इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के आए हैं, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो हो जाएगा। एग्री? चलूँ आगे। एग्री। अगली आइटम देखो, लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस, 1 नंबर पॉइंट लिखा है। अब मैं 1 नंबर को नीचे डिस्कस करूंगा कि 1 नंबर का डिटेल क्या है। 1 नंबर में मुझे डिटेल दे रखी है स्टेटमेंट ऑफ P&L। आपको पता है ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, और ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 का पार्ट हो गया। और आपका 1 लाख से 1,50,000 हो गया, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000 हो गया। तो लिखिए आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000। और जिनको रट्टा मारना है वो कैसे करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। यहां तक अनिका समझ आ गया बेटा? धृति? आइए चलूं आगे। आगे चलते हैं। आगे मुझे पॉइंट मिला, समर्थ समझ आ रहा है? मेरा सवाल कहां तक अटेम्प्ट हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग का 2 नंबर पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। 2 नंबर पॉइंट में मुझे क्या दे रखा है सर? 2 नंबर पॉइंट में मुझे डिबेंचर दे रखे हैं। 2 नंबर पॉइंट में मुझे डिबेंचर दे रखे हैं, और डिबेंचर मेरे 85 से 120 हो गए, यानी कि 20 + 35 मैंने नए डिबेंचर इशू करे हैं। तो चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ बोरोइंग इज अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पर मुझे क्या बनाना है, ऑपरेटिंग। तो मैं इसको छोड़ दूंगा। बट ये जो इसका इंटरेस्ट है ये 10% इंटरेस्ट होता है। इसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो वर्किंग नोट, एक तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश में ये ऐड होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। दूसरा फाइनेंसिंग में माइनस होगा। अब मुझे यहां पर एग्जामिनर ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पहले ही कैलकुलेट करके दे रखा है, जो कि अमाउंट कितना था जसराज, जो कि था 8500। तो मैं 8500 को क्या करूंगा, मुझे 8500 को मैं क्या करूंगा, इधर देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करूंगा, और क्या करूंगा, इधर देखिए, ये इसका पार्ट है कि नहीं है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। तो मैं यहां लिखूंगा एड इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर 8500। आने समझ में आ रहा है? और दूसरा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, दूसरा इसका ट्रीटमेंट होगा कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, पर मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं बनानी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे ट्रीटमेंट साथ साथ बता देता हूं। यूवी का समझ आ रहा है? अगली आइटम देखते हैं हम। प्रांगना समझ आ रहा है बेटा? ये अगली आइटम देखते हैं नंदिका। हमारा सवाल यहां तक हो गया। अब आ जाओ ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के आगे कोई भी आपको नोट्स अकाउंट नहीं दिया हुआ, तो हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहां से उठाएंगे। तो ट्रेड पेबल 102 से 89,500 हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। इसका मतलब आपने लायबिलिटी पे कर दी। लायबिलिटी पे कर दी तो क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा, और आउटफ्लो का मतलब हो गया लेस। और आप ये देखिए, जहां पे आपने डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लिखा है वहां हमने लेस लिखा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 89,500। तो 2000 ये हो गया, नोट दो 11, सॉरी 1 मिनट, 2000 ये हो गया, और 1 लाख में से 500 वो हो गए, 10 500, 12,500 आ गया, 12,500 आ गया, राइट अनन्या, 12,500 आ गया। तो ये मैं कहां लिखूंगा, इधर देख, ये देख, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, मैं लिखूंगा डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, और ब्रैकेट में लिखूंगा 12,500, राइट। यहां तक समझ आ गया? 12,500 समारा, यस और नो? प्रियांश यस और नो? आगे चलते हैं हम। आगे क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे क्या लिखा है, 3 नंबर पॉइंट। अब हम 3 नंबर को आगे डिस्कस करेंगे कि 3 नंबर के बारे में उसने क्या दे रखा है। 3 नंबर पे उसने प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, और हमने इस पे स्टार नहीं लगाया, इसका मतलब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर का होता है वो पेड माना जाता है, और जो करंट ईयर का होता है वो मेड माना जाता है। और जो मेड होगा वो वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐड होगा, और जो पेड होगा वो ऑपरेटिंग की बेसमेंट में माइनस होगा, यस और नो? तो चलिए, जो आपका मेड, करंट ईयर का मेड, ये आपका करंट ईयर का होगा, ये आपका करंट ईयर का होगा, तो ये पैट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये ऑपरेटिंग की बेसमेंट में माइनस हो जाएगा, यस और नो?
युविका समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. लक्षिता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो मैं क्या करूं इसका? सर आप 25,000 रुपये ऐड कर दीजिए। इधर देखो, यहां पे 25,000 रुपये मैंने ऐड कर दिया। यहां ऐड प्रोविजन, क्या लिखूंगा बेटा? मेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना था प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर? 25,000। और जो मैंने टैक्स पे करा है वो कहां आ जाएगा? ये देखिए, ये जो मैंने टैक्स पे करा ध्रुव, ये देखिए मैंने नीचे बना रखा था यहाँ टैक्स पेड, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा? 38,500 माइनस कर दूंगा। लक्षिता संस्कृति समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत यहां तक? समर्थ कोई दिक्कत यहां तक? मनीष कोई दिक्कत यहां तक? आगे चलते हैं हम, आगे हम चलते हैं। अब हमारा सवाल कहां तक खत्म हो गया? ये लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई। अब आ जाओ, टेंजिबल प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 नंबर पॉइंट दे रखा है। अब मैं 4 नंबर को रीड करूंगा कि 4 नंबर मुझे क्या दे रखा है। 4 नंबर में मुझे ये देखिए, यहां पर मुझे प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। आपको बार बार याद दिलाऊंगा, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो जो मेरा ये प्लांट अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, ये किस पे बनता है? कॉस्टिंग पे। और जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करता तो जो मशीनरी अकाउंट होता है वो मेरा बुक वैल्यू पे बनता है। अब यहां पर आप मेरे साथ वर्किंग नोट में 2 अकाउंट बनाएंगे। देखिए मैं यहीं बना रहा हूं, एक अकाउंट मशीनरी अकाउंट और एक अकाउंट प्रोविजन। एक हो रहा मशीनरी, एक हो रहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने ये बीडी लिखा। बीडी कितना आ गया बेटा इसका? 5। बीडी आ गया, ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख और क्लोजिंग है 6,35,000। यहां मैंने बीडी लिखा 75 और यहां लिखा 1 लाख। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? युविका यहां तक कोई डाउट? समायरा यहां तक कोई डाउट? अब आप नीचे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे अरोड़ा जी। लिखा पीस ऑफ मशीनरी हैविंग अंडरलाइन द वर्ड कॉस्टिंग। अगर मुझे सवाल में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दे दिया जाए, अगर मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे दिया जाए और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन कॉस्टिंग दे दी जाए तो मेरी 90% टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि मुझे तो कॉस्टिंग ही चाहिए थी। नंदिका याद सर नो। अब आप ये देखो, एक मशीन ऐसी थी जिसपे 12,000 की कॉस्टिंग थी, जिस मशीन पर मैंने 8,000 डेप्रिसिएशन लगा चुका था। तो यानी कि 12,000 की मशीन थी कॉस्टिंग की, जिसपे मैं 8,000 डेप्रिसिएशन लगा चुका था। इसका मतलब मेरे पास ये मशीन कितने की है? मेरी बुक में ये मशीन कितने की है? 4,000 की। और मैंने कितने में बेच दी? 3,000 में। तो लॉस हो गया 1,000 का। किसी का लॉस हो गया 1,000 का। तो बैंक में कितने आ जाएंगे? 3,000। तो मैंने मशीनरी अकाउंट में बैंक में कितने लिख दिए भाई? बैंक में लिख दिए मैंने 3,000 और लॉस कितना लिख दिया? 1,000। राइट। अब आपको एक चीज याद रखनी है, आपको एक चीज याद रखनी है कि जो मैं मशीन बेच रहा हूं, चाहे वो बुक वैल्यू, चाहे वो जितना उस मशीन पर डेप्रिसिएशन लग चुका था, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर लिया आपने और आपने वो मशीन जो आप बेच रहे थे आपने बेची, उस मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से यहां ट्रांसफर होगा। यही चीज आप भूल जाते हैं। और उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके थे हम? किसी का उस मशीन पर मैं कितना डेप्रिसिएशन लगा चुका था? 8,000। तो ये 8,000 यहां से यहां ट्रांसफर होगा। ये बात का ध्यान रखना। मेरी बात, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? धृति यस और नो? समायरा यस और नो? जिस मशीन को मैंने बेचा प्रांगना, उस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर होगा ही होगा, अदरवाइज आपका आंसर फिर नहीं तो गलत आएगा। इतना करने के बाद अब आप अपनी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। हमें यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा डेप्रिसिएशन 33,000। वेरी गुड आन्या। और ये जो 33 होगा, मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए, तो ये ओए में ऐड हो जाएगा। और एक बार बताऊं, मुझे इसका अकाउंट का मैं टोटल करूं या ना करूं कोई यूज नहीं है, क्योंकि मुझे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी नहीं है। पर फिर भी मैं बैलेंस फिगर निकालूंगा। क्या हो सकता है एग्जामिनर ने वर्किंग नोट के मार्क्स रखे हो, तो यहां से 1,40,000 की 1,47,000 की परचेज आ गई। पर मुझे नंदिका क्या बनाना है? प्रांगना मुझे क्या बनाना है? प्रीशा मुझे क्या बनाना है? ऑपरेटिंग। तो मुझे ऑपरेटिंग से रिलेटेड आइटमें उठानी है। समर्थ, तो ऑपरेटिंग में मेरे को क्या चाहिए? एक तो ये लॉस, लॉस क्या होगा? ऐड हो जाएगा।
और ये वाला डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यही दो आइटमें ही मेरी कंसर्न थी अरोड़ा साहब, यस और नो। तो मैं इसे यहां लिख दूं, प्रांगना मैं यहां लिख दूं इसे, ऐड, समर्थ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां मैं ऐड लिख दूं, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना आया था, 33, वेरी गुड। और ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 1000। कोई दिक्कत यहां तक आन्या? धृति यहां तक कोई दिक्कत बेटा? आन्या जलान यहां तक कोई दिक्कत बेटा? आगे चलते हैं। आगे हमारा ये वाला सवाल खत्म हो गया। अब मेरा सवाल कहां तक खत्म हो चुका था, मेरा सवाल यहां तक ऑटोमेटिकली खत्म हो चुका था। अब 5 नंबर पे लिखा हुआ है इंटेंजिबल एसेट, 5 नंबर पे। अब देखते हैं 5 नंबर पे क्या दिया हुआ है इंटेंजिबल एसेट में। आइए 5 नंबर को मैं यहां चलता हूं। यहां पर देखिए मेरे को 5 नंबर में दिया हुआ है गुडविल। गुडविल आपकी 56 से 20 की हो रही है, और मैंने आपको बताया कि अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है और वो डेप्रिशिएबल एसेट है, तो पहले कम होने का जो चांस, अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि चांस जो दिया जाएगा, पहले अमोर्टाइज या डेप्रिशिएशन को दिया जाएगा। बट लैंड के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज लैंड इज नॉट ए डेप्रिशिएबल एसेट। अगर लैंड आपकी कम हो रही है तो वो सेल मानी जाएगी। पर अगर कोई ऐसी एसेट है जो कि डेप्रिशिएबल है, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, राइट, और इंटेंजिबल एसेट है जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, अगर ये कम हो रहे हैं और सवाल में ये क्लियरली नहीं लिखा है कि ये सेल हुए हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या माना जाएगा, अमोर्टाइजेशन माना जाएगा, डेप्रिसिएशन माना जाएगा। और ये जो अमोर्टाइजेशन होगा ये कहां ऐड होगा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। करिए, कितना कर दें हम, 36, ऐड अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। जैन साहब कितना आ रहा है बेटा, 36,000, राइट। यहां तक समझ आ गया सबको? संस्कृति यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? गुडविल की जगह अगर लैंड होता तो लैंड तो डेप्रिशिएबल एसेट होती नहीं, फिर वो सेल हो जाती और सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता किसी का। हाँ हाँ, क्योंकि बेटा लैंड तो डेप्रिशिएबल एसेट होती ही नहीं है किसी का, तो लैंड अगर रिड्यूस हो गई तो वो आपकी सेल मानी जाएगी। आप किसी का, और आप क्या कह रहे थे मुझे? नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे यार। अगर इंटेंजिबल एसेट बढ़ गई, मान ले गुडविल बढ़ जाती, कम हो गया तो अमोर्टाइजेशन है, अगर नहीं लिखा है सेल तो क्या माना जाएगा? अगर गुडविल आपकी इंक्रीज हो गई तो वो परचेज ऑफ गुडविल हो गया, और परचेज ऑफ गुडविल आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, आउटफ्लो। एग्री? अरे भाई मेरे को बता, मैं करा रहा हूं कैश फ्लो, तू डिसोल्यूशन में घुस रही है ना भाई, मैं ना बता रहा ऐसे, मैं क्लास को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। चलें आगे, कहां तक सवाल हो गया मेरा? आन्या 5 नंबर तक सवाल हो गया मेरा। नीचे नोट्स टू अकाउंट खत्म हो गए मेरे। अब सिर्फ सिंपल मुझे क्या रह गया, करंट इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, ये तो आएगा ही नहीं। दूसरा, इन्वेंट्री 60 से 64 इंक्रीज हो रहा है तो आउटफ्लो हो रहा है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, लिखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, लेस में लिखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री। 4500 माइनस हो गया, 4000 था 45 था, 4000 सॉरी, 4000 माइनस हो गया मेरा, 4000 माइनस हो गया मेरा। आगे चलो प्रीशा, आगे क्या लिखा है, ट्रेड रिसीवल 71 से 85 हो गया, इंक्रीज हो गया, माइनस कितना लिख दूं, 5000 ये आ गया, 8500 ये आ गया, 13,500 आ गया, ये लक्षिता 13,500 आ गया। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ब्रैकेट में आ गया 13,500। बताइए जसराज, अब आपका सवाल खत्म हो गया कि नहीं हो गया? आपके जितने भी सवालों के फैक्ट थे, जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी थी, वो हमने कॉपी पेस्ट कर ली। अब हम जैसे हमने स्टार्ट किया है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, वहां से हम चलें, स्टार्ट करें। आइए, हमने स्टार्ट कहां तक किया था रोड़ा साहब? हमने यहां से स्टार्ट किया था। अब वर्किंग नोट नंबर 1 में मिसिंग है इंफॉर्मेशन, वो मैं कहां से उठाऊंगा? मैंने इसका वर्किंग नोट बना रखा है, तो बताइए, इधर देख नंदिनी, नंदिका, कितना आ गया बेटा ये? 75,000। क्या मैं इस 75,000 को आप बोलो तो मैं यहां लिख दूं?
लिख दिया आपने धृति। अब आप मुझे ये टोटल आ गया, इसे मैं क्या बोलूंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बताइए कितना आ रहा है, 1,53,000, 53,500 ये आ गया। हाँ जी, धृति ये आ गया बेटा, अनिका, सुकृति, सुकृति ये आ गया कि नहीं आ गया, मानस आ गया कि नहीं आ गया। अब तेरे पास ऐड वाली तो कोई आइटम है नहीं, ऐड वाली कोई आइटम नहीं है, तो अब ये बता, ये लेस करके कितना आ रहा है, ये दोनों तीनों आइटम लेस करके बता, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा है, 1,500। अब इसमें से आपने क्या माइनस कर दिया, 38,500, तो कितना आंसर आ गया, 85,000 कंप्लीट आ गया। और ये प्लस का आ रहा है, तो प्रांगना आप क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वेरी वेरी गुड। और आपके 6 मार्क्स आपकी आंसर शीट में क्रेडिट हो जाएंगे। बताइए यहां तक इस सवाल में किसी को कोई डाउट है क्या, बताइए इस सवाल में। आइए जरा, ये स्क्रीन पे आपके सवाल आ गया है। आजकल एग्जामिनर कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट की बजाय कई बार वो किसी सेट में कंप्लीट कैश फ्लो देता है, जैसे अभी हमने सवाल किया खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब आप इस सवाल को रीड करिए, इस सवाल में भी वो कंप्लीट कैश फ्लो आपसे नहीं बनवाना चाहता, वो क्या बनवाना चाहता है आपसे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड शो योर वर्किंग। और आपको पता है मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था, इस बार सीबीएसई स्टेप मार्किंग के ऊपर बड़ा ध्यान रखेगी। और ये भी बोला गया है कि अगर आपने एमसीक्यू का आंसर दिया और आपने 1 का आगे मान लो ए बी सी डी में कोई ऑप्शन था, लेट से ए था, और आपने खाली ए लिख दिया और उसके सामने वाली चीज नहीं लिखी, तो शायद आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। और अगर मान लीजिए ए लिख दिया और उसके सामने वाली आइटम ए नहीं लिखा, पर आपने सामने वाली आइटम भी लिख दी, तब भी आपको मार्क्स रिवार्ड नहीं मिलेंगे। आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात ये युविका? आइए अब मैं लिखूंगा, मुझे बनानी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मैं सवाल को थोड़ा सा तेजी से करूंगा, सवाल आप बनाओ मेरे साथ, बनाइए मेरे साथ। आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मैंने लॉजिक बताया, पहले प्रीवियस ईयर से करंट ईयर करें, ये कर दिया। अब आपको देखो शेयर कैपिटल 2 लाख से 4 लाख हो गई, चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विटी एंड बोरोइंग इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपने नए शेयर इशू कर दिए, लिखो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, लिखो इशू ऑफ शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। प्रांगना समझ आ रहा है, समर्थ? इशू ऑफ, प्रीशा समझ आ रहा है, प्रियांश कितना, 2 लाख, आन्या समझ में आ रहा है, लक्षिता? अगली आइटम क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग तो बनानी नहीं है। और रिजर्व एंड सरप्लस में चेक कर लेता हूं, फिर भी आप कहोगे नहीं लेना देना, हो सकता है इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिल जाए, हो सकता है इसमें मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिल जाए। तो इसे भूलना मत कि खाली स्टेटमेंट और पी&एल ही हो सकता है कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं बनानी है, आप चेक जरूर करेंगे। हमने जब 1 नंबर लिखा तो हमने चेक कर लिया, क्या टाइम लगता है, फालतू टाइम तो लगता नहीं है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट और पी&एल दे रखा है और जनरल रिजर्व दे रखा है, दोनों ही आपके पैट के पार्ट होते हैं। बट अगर यहां पर एसपीआर आ गया, अगर यहां पर एसपीआर आ गया, तो एसपीआर किसका, फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। इसका मतलब जो आपने नए शेयर इशू किए हैं समायरा, वो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम से करे हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज होगा तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो हो जाएगा। राइट अनन्या? तो भूल मत जाना, चेक जरूर कर लेना। उसके बाद आ जाओ आप, प्रांगना यहां तक समझ आ रहा है? उसके बाद आप आ जाओ, उसके बाद आपको लिखा लॉन्ग टर्म बोरिंग, 2 नंबर पॉइंट। अब मैं 2 नंबर पॉइंट को आगे डिस्कस करूंगा। ये 2 नंबर पॉइंट में मुझे 2,20,000 से मेरा बैंक लोन 150 का हो गया, इसका मतलब मैंने बैंक लोन रीपे कर दिया। तो रीपे कर दिया तो आउटफ्लो हो गया। और मैंने बोला जैसे ही पी वर्ड लिखोगे, पेड वर्ड लिखोगे, वैसे ही आपके दिमाग में पीपी बच जानी चाहिए। तो लिखो पेड, पेड 10% बैंक लोन किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, पेड। पहले मैं पेड पी लिखते ही आपके दिमाग में पीपी बच जानी चाहिए। कितना पीपी बजा दूं, 70,000 की पीपी बजा दूं। राइट? अब आपको यह भी पता है कि इस पे स्टार लगा हुआ है, आपने ये जो बैंक लोन रीपे करा, ये कब करा, 1 अप्रैल 2022 को। 1 अप्रैल 2022 को, यानी कि आपने यहां पर ये पे कर दिया था, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही आपने ये 70,000 लोन रीपे कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ प्रांगना की, कंपनी ने पूरे साल कितना पैसा यूटिलाइज करा, यूज करा, 150 यूज करा।
क्योंकि उन्हें बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही, अगर ये एंड ऑफ द ईयर में होता तो हम इस पे लगा देते 220 पे। अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%, तो यानी कि 15,000 हो गया। अब इस 15,000 का ट्रीटमेंट क्या होता है, फाइनेंसिंग में माइनस और एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश में ऐड। जो हमने डाली बोला, तो जो आई है वो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग है कि नहीं है। यूवी का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। पर यहां पे मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी नहीं है, मुझे इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग बनानी है। और फाइनेंसिंग में पेड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना आ जाएगा, 15,000 लिखो। जैसे मैंने यहां पहले यहां लिखूं पेड 10% बैंक लोन, पेड जैसे ही मैंने पी लिखा यहां पर ब्रैकेट लिखा 15,000 पेड 10% इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बताइए यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया यूवी का? यहां तक समझ आ रहा है? कोई डाउट यहां तक? मनीष, समर्थ, कोई डाउट किसी का? आगे चलते हैं। आगे आगे क्या लिखा हुआ है, चलिए सवाल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग खत्म हो गया। अब आगे क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग। 3 नंबर पॉइंट। आपको 2 चीजें याद रखनी है। आजकल एग्जाम में बड़ा चंटू हो गया है। हालांकि जो आपको पता है बोरिंग इज द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बोरिंग इज द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और बोरिंग में अगर बोरिंग में कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो हमने बोरिंग को, हमें बोरिंग दे रखी है 3 नंबर पॉइंट में। मैं देखता हूं 3 नंबर पॉइंट में मुझे डिटेल क्या दे रखी है। मुझे 3 नंबर पॉइंट में क्या दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। वो 0 से हो गया 1 लाख, इसका मतलब पैसा आ गया, मैंने उधार पैसा ले लिया। तो लिखो प्रोसीड फ्रॉम 1 लाख रुपए मेरे इनफ्लो हो गया, प्रोसीड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट, पैसा इनफ्लो हो गया। यस और नो आन्या? आगे चलते हैं हम। यहां तक हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद लिखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट को डिस्कस करता हूं मैं। 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर तो मुझे पता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है और मुझे ऑपरेटिंग बनानी नहीं है। फिर भी मैं याद दिलाऊंगा कि टैक्स पेड और मेड नहीं दिया हुआ, तो जो प्रीवियस ईयर का है वो पेड माना जाएगा, पी फॉर प्रीवियस, पी फॉर पेड। और करंट ईयर का मेड माना जाएगा। मेड वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐड हो जाएगा और पेड ऑपरेटिंग की बेसमेंट में माइनस हो जाएगा। पर हमें इसकी जरूरत नहीं है, बार बार याद कराऊंगा तो याद हो जाएगा ये। चले मनीष जी आगे। आगे चलते हैं हम। हमारा कार्यक्रम कहां तक समाप्त हो गया, यहां तक टोटल लायबिलिटी हमने समाप्त कर दी है। अब आ जाओ एसेट। एसेट मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है। यहां पर मुझे प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है 5 नंबर पॉइंट। अब मैं 5 नंबर पॉइंट को आगे देखता हूं। अब फिर वही 5 नंबर पॉइंट में मुझे प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो फिर मुझे दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। मुझे प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो यहां पर उसने बोला है मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, 2BD 4,70,000, बाय CD 7,90,000, और ये कितना हो गया बाय BD 70,000, और 2CD कितना हो गया 90,000। ऑनलाइन वालों यहां तक समझ आ गया? अब वो क्या कह रहा है, 50,000 वाज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। यानी कि इसका मतलब समझो, 50,000 चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। यानी कि आपको इस बार इस बंदे ने, इस एग्जामिनर ने, चंटू ने क्या करा, आपको ये वाला डेप्रिसिएशन दे दिया, आपको ये वाला डेप्रिसिएशन दे दिया। जो आपका बैलेंसिंग फिगर निकलता है, इस बार उसने आपको ये वाला डेप्रिसिएशन दे दिया। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? सर ये डेप्रिसिएशन देने से उसको क्या, वो क्या मोटिव था उसका ये डेप्रिसिएशन देने का? उसका मोटिव ये था कि जो आप मशीनरी बेच रहे हैं, इस मशीन, इसमें देखो जिस मशीन को आपने बेचा, क्या उसका डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको? क्या जिस मशीन को आपने बेचा है, क्या उसका डेप्रिसिएशन दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। कैसे? मशीन कॉस्टिंग 60,000, बुक वैल्यू कितनी है, यानी कि जो मशीन आपने बेच दी उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 15,000। तो मेरा यहां पर जो मशीन 15,000 आएगा, तो वो कहां आएगा, 2, इधर देखो बेटा, यहां पर गलती बताऊंगा, 2 मशीनरी अकाउंट 15,000, ये बाय एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 15,000। अब आप ये देखो एग्जामिनर से गलती क्या हुई, एग्जामिनर से गलती हुई, अब इन दोनों तरफ का टोटल देखिए, आपको बैलेंस बराबर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। बच्चा यहां इतना कंफ्यूज हो गया कि मैं करूं क्या, क्योंकि ये मैच ही नहीं हो रहा। ये बंदा, ये मैच नहीं हो रहा, नंदिका ये मैच नहीं हो रहा। बच्चा वहां कंफ्यूज हो गया
कि ये 1,20 टोटल आ रहा है और ये 1,5 आ रहा है, ये 15,000 कहाँ गए? 15,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? कई बच्चों ने क्या करा, यहां पर 30,000 अपने आप निकाल दिया। 30,000 एग्जामिनर ने आपको नंबर नहीं दिए वहां। जब ये बात को लेकर हुई कि बच्चे ने 30,000 ले लिया, आपका अकाउंट मैच ही नहीं हो रहा, वो कह रहा भाई मुझे क्या मतलब है, मैंने तो आपसे ऑपरेटिंग पूछी ही नहीं, मैंने तो आपसे ऑपरेटिंग पूछी नहीं, मैंने आपसे कौन सी एक्टिविटी पूछी है? इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग में मुझे कौन सा डेप्रिसिएशन चाहिए कि जो मैंने मशीन बेची है उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था? तो वो तो आप इन दोनों के डिफरेंस से ले लोगे, कॉस्टिंग बुक वैल्यू, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो उस मशीन की कॉस्ट बुक वैल्यू कितनी थी? 45। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 60,000। तो आप ये बताओ, जिस मशीन को मैंने बेचा उससे डेप्रिसिएशन सीधा 15,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब मैं आपसे ऑपरेटिंग पूछ नहीं रहा, हो गई तो गलती हो गई, पर मैं इसके मार्क्स आपको अवार्ड नहीं करूंगा। तो सीबीएसई से ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं जिसका हर्जाना स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। आपको ये प्रूव कर दिया नहीं कर दिया, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय सीबीएसई इन 2024 इन दिल्ली रीजन। ये दिल्ली रीजन का सवाल है। यार मेरी बात नहीं समझे, क्वेश्चन गलत था, यहां मैच नहीं हो रहा, पर एग्जामिनर ने इस बात के आपको नंबर नहीं दिए। वो कह रहा है मुझे थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी तो चाहिए स्टूडेंट की। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको जो आपको सिखाया गया है, आप में उसमें इतनी ज्यादा समझदारी नहीं लगानी है। अगर आपको सीधी सीधी कोई बात मिल रही है तो सीधे सीधे उठा लेना, ज्यादा होशियारी पंती दिखाने की वहां जरूरत, ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मेरी बात लक्षिता समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है, मैंने इसलिए दोबारा करा रहा हूं, क्योंकि अगर आपका सीबीएसई में कोई इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होती है तो वहां आप हाइपर मत होइए। आप अपने ठंडे दिमाग से, शांत मन से, जो आपको सिखाया गया है आप उसको फॉलो करके अपना आंसर दे दीजिएगा। अब यहां पर मुझे क्या चाहिए था? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चाहिए था मुझे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने यहां पर 15,000 लिखा, यहां पे बाई बैंक कितना आ गया बेटा? मैंने बुक वैल्यू 45,000 की चीज कितने में बेच दी? 42,000 में। तो बैंक कितना आ गया? 42,000। लॉस कितना आ गया? 3,000। यस और नो यूवी का? अब मुझे यहां बताइए इसकी परचेज कितनी आ रही है? इसकी परचेज कितनी आ रही है? 3,80,000 या 580? 380। जरा अन्य चेक कर, 380 आ रही है टू बैंक। एक मिनट बेटा, पहले यहां तक बात पता, पहले मैं इसको प्लेस करने दे। 380 आ गई। अब मुझे कौन सी एक्टिविटी निकालनी है? इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में मेरे को कौन कौन सी काम की चीज है? एक तो ये 42,000 का इनफ्लो हो गया इन्वेस्टिंग में प्लस, और ये 3,80,000 इन्वेस्टिंग का क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया। तो दोनों एक्टिविटी क्या मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दूं? चलिए लिखिए आप मेरे साथ, लिखिए आप पेड, लिखिए परचेज प्लांट एंड मशीनरी ब्रैकेट में लिखिए 380, परचेज प्लांट एंड मशीनरी लिखिए ब्रैकेट में 380, और इस वर्किंग नोट को नोट करिए आप। हाँ जी, कॉपी कर लिया ये? तो क्या मैं इसको यहां पर कॉपी कर दूं मैं? अब मुझे बता दो, क्योंकि मेरा स्क्रीन से उड़ जाएगा ये। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जैसे मैंने परचेज लिखा, पहले मैं ब्रैकेट लगा दूं, कितना? 380 परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 42,000, राइट? हाँ युविका, अब आप बोलो क्या कह रहे थे आप? सर अभी जैसे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है, हाँ उसकी टोटलिंग करके छोड़ दे, क्योंकि बैलेंस तो बेटा, टोटलिंग करो, टोटलिंग कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, कोई तो मैच ही नहीं हो रहा वो, छोड़ दो ऐसे ही। स्टेप तो नहीं करते, मतलब मैपिंग तो नहीं होगी ना,
अरे नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है बेटा सीबीएसई में। साइना समझ आ गया कि नहीं आ गया? अनन्या समझ आ गया? पिछली बार दिल्ली वाले बच्चों को बेचारों को बड़ा ही हर्जाना भुगतना पड़ा इस चक्कर में। जिसने ये सवाल शुरू कर दिया वो बेचारा 15-20 मिनट तक अपना माथा पकड़ के करता रहा, यार मेरी कहाँ गलती हुई है, मेरी कहाँ गलती हुई है। बंदे का 15 नंबर का पेपर ही छूट गया। कई बार क्या होगा कि आपको रिटायरमेंट का सवाल दे रखा होगा, उसकी अलाइनमेंट ही ऊपर नीचे हो जाएगी। फर्नीचर का वैल्यू अलग लिखी हुई है, नीचे कैश इन हैंड की जगह खाली जगह छोड़ दी है, बाकी अलाइनमेंट ऊपर ऊपर नीचे कर दी। तो आपको बड़ा ध्यान से देखना है कि प्रिंटिंग एरर तो आज की डेट में एक कॉमन चीज हो गई है। वो ये चाहता है, वो ये देखता है कि जब आपके मोबाइल के अंदर कोई ग्लिच आ जाता है तो आप बड़ी जल्दी हैंडल कर लेते हो। तो अगर मैंने कोई पेपर में ग्लिच कर दिया तो भाई तुम करोगे, भुगतो। वैसे तो तुम बड़ी जल्दी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हो, तो ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो। तुम्हारे को फार्मूला, तुम्हारे को पेपर पढ़ने की अकल भी आनी चाहिए। अगर स्पीड ब्रेकर तुम्हें दिख रहा है तो अपनी गाड़ी स्लो करो ना, ये थोड़ा कुदा दो उसके ऊपर से। तो एग्जामिनर तुमसे ये भी चाहता है कि अगर मेरी गलती हुई है तो उसे भी तुम देखोगे, मैं नहीं देखूंगा। तुम्हें देखना पड़ेगा वहां पर। ये समझ चलें आगे। आइए, कहां तक पहुंच गया था सवाल हमारा? हमने यहां तक कर लिया था। अब ये जो तीनों पार्ट होते हैं ये तो आपके ऑपरेटिंग के पार्ट होते हैं। तो मेरे को इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बनानी थी। लीजिए मेरा आंसर खत्म हो गया। अब मैं सीधा आंसर निकाल लेता हूं। ये कितना आ गया? 3,38,000 ब्रैकेट में आ रहा है। तो आप इसे क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अगले का आंसर क्या आएगा? ये क्या आ गया? 2,15,000। ये पॉजिटिव आ रहा है तो आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई थिंक अब आपको कैश फ्लो में काफी ज्यादा क्लैरिटी हो गई है कि नहीं हो गई? चलें आगे अब।